लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। सो आईबीसी के पेपर में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड व्हाट हैज टू बी डन। लेट्स सी। आईबीसी का पेपर में द बुक्स टू कैरी, फर्स्ट थिंग द बुक्स टू कैरी एंड सुटेबली उसका कोई पब्लिशर, ओके ना। बुक्स टू कैरी के हिसाब से मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, आपको बेयर एक्ट लगेगी। ओके आईबीसी की बेयर एक्ट आपको लगेगी क्योंकि आईबीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेयर एक्ट आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप कुछ टाइम के बाद ले सकते हो, आपको 2022 के रेगुलेशंस के साथ लगेगी, दैट इज जून 20। सो पुरानी बेयर एक्ट ज्यादा होगी तो नहीं चलेगी, अगर 2022 वाली बेयर एक्ट है तो चल जाएगी। ओके प्रेफरेबली ये अटेम्प्ट होने के बाद लेना, तो सुटेबली 2023 की बैरक भी शायद आपको मिल जाए। दैट विल कम समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च जनवरी एंड और फेब्रुवरी में आती है 2023 की बैरक, वो भी आपको यूजफुल हो जाएगी। क्लियर? वो लोगे तो प्रेफरेबल अच्छा रहेगा, विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। प्लस आपके सीआर में मदद करेगी, जहां पे भी आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है या ये पूरा पार्ट क्या है, तो बैरक एकदम क्लियरली बोल देती है कि ये है पूरा पार्ट। So it is one of the best thing to have with you, and as you know IBC आपके लिए 150 मार्क्स या 160 मार्क्स तक जाता है, CR में 50 मार्क्स, ये 100 मार्क्स, और MDCS इलेक्टिव में 10 मार्क का, तो 160 तक फ्लो कर सकता है। ओके सो इसके लिए बेयर एक्ट ले लेना with rules and regulations 2022। ओके विद रूल्स रेगुलेशंस के साथ बेरेक बाय करना 2022 के लिए, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके अनदर थिंग जो आप इस चीज के लिए ध्यान रखना, ओके कौन से पब्लिशर की बैरक लेनी चाहिए, तो प्रोफेशनल पब्लिशर सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा पब्लिशर है प्रोफेशनल, इसकी बैरक जेन्युइनली बहुत अच्छी है, इंडेक्स रूल्स रेगुलेशन सेक्शन सबका बना हुआ है, आपको कोई इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोस्ट-इट्स लगाने हैं एंड यूज इट। ओके दूसरा अच्छा आता है वो है टैक्समैन की बैरक, महंगी आती है लेकिन वो भी काफी नोन है। तीसरा करंट पब्लिकेशन करके आता है, इसकी भी बैरक अच्छी है, और यूनिवर्सल पब्लिकेशन आता है, ओके ये, एंड एबीसी पब्लिकेशन आता है। सो ये कुछ एक पब्लिकेशन हाउसेस है जिनको बैरक पब्लिश करते हैं, तो याद रखना इनकी बैरक जेन्युइनली काफी अच्छी है। प्रोफेशनल गवर्नमेंट की खुद की पब्लिशर है, येलो कलर की बुक आती है, ओके तो वो हमेशा टॉप की रेट पे रहेगी। ठीक है वाइडली प्रेफर्ड बाय इवन एडवोकेट्स एंड अदर्स प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट आल्सो। देन उसको छोड़ के आईबीसी इलेक्टिव की मॉड्यूल्स एंड नोट्स जो हम पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम में कैरी करने हैं। सो देयर इज आईबीसी electives modules plus notes। ठीक है अच्छा क्या लगता है CR2 के नोट्स कैरी करने पड़ेंगे? सो सजेशन वही है कि CR2 का नोट्स, और अगर आप मॉड्यूल कैरी करना चाहो तो मॉड्यूल, नहीं तो वो अपने आप में ऑप्शनल है, क्योंकि आप ऑलरेडी आईबीसी इलेक्टिव का मॉड्यूल कैरी कर रहे हो, तो दो दो सेम सब्जेक्ट का कैरी करने का मतलब नहीं, दोनों एक जैसा है, बस इतना है कि आईबीसी इलेक्टिव में थोड़े और चैप्टर्स ज्यादा है। ठीक है एंड उसके साथ साथ और क्या कैरी करना होगा?
क्लास नोट्स। आप क्लास में जो भी नोट्स बना रहे हो वो सारे कैरी करना भूलना नहीं। ओके। आईबीसी का पेपर पैटर्न कैसे होगा? क्वेश्चन पेपर कैसा होगा? एनी आइडिया? केस स्टडीज होगा। कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन होगा? ओके। देखो, आईबीसी का क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। उसमें डिटेल केस स्टडी देते हैं और फिर 4 क्वेश्चन पूछते हैं 10-10 मार्क के। बिल्कुल एमडीसीएस के जैसा। पहला क्वेश्चन देखते ही यू फील लाइक अरे बाप रे, 2-3 पेज का तो क्वेश्चन है, और फिर उसके पीछे 4 क्वेश्चन पूछ डालते हैं। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, 12 मार्क्स ईच। 12 मार्क्स ईच, तो 12 5 is 60 प्लस 40 100 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, इससे क्या समझे? ये देख के क्या समझे? ये देख के एक चीज समझ में आई कि सर देयर इज नो ऑप्शनल क्वेश्चन। नो, इफ यू मिस वन लूज द मार्क्स। इसमें 2A 6A ऐसा करके कुछ नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन क्वेश्चन, देयर इज नो ऑप्शन। इफ यू लीव द क्वेश्चन, you lose the marks. Got it? इसका मतलब अगर आप पेपर डिजाइन देखोगे तो पेपर डिजाइन उसका वैसा ही रहता है। क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन रहेंगे, बराबर, एंड क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 के अंदर भी लगभग 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में 2, क्वेश्चन 5 में 2, क्वेश्चन 6 में 2। तो ये ए बी सी डी काउंट करके बताओ कितने क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम? इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो लगभग 14 क्वेश्चंस रहेंगे आंसर। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जैसे पिछले पेपर में उन्होंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन 6 में 12 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, एक ही क्वेश्चन पर 12 मार्क्स का। तो इसका मतलब अच्छा खासा आपको 2 साइड तो मिनिमम भरना था, तीसरे साइड तक लेके जाना था। 6-6 मार्क का आपका 1 से लेके 1.5 पेज तक आराम से जाता ही जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन की डिमांड, उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस, ये वो बहुत कुछ आता है। क्लियर? सो एज यू कैन सी, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, यानी 14 क्वेश्चंस कंपलसरी लिखने रहेंगे। सब क्वेश्चंस बड़े बड़े होंगे, हर क्वेश्चन के अंदर अच्छा खासा सिचुएशन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस करके शायद ही कुछ पूछा जाए, कभी कभार पूछे, जैसे एक बार पूछ लिया था डिस्कस द CIRP प्रोसेस, तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो, 12 मार्क। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था 12 मार्क का, पूरा प्रोसेस डिस्कस करो, तो आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस लिखना था। कुछ स्टूडेंट्स ने लाइन बाय लाइन लिखा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, हर प्रोसेस का लाइन लिखने के बाद चार्ट बनाते गए, फिर उसको एरो नीचे देते हुए ऐसे ऐसे डायग्राम जैसे बना दिया, जैसे टेबल दिख रहा हो, वो फ्लो चार्ट्स वाला, टक 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 टक। सो आप प्रेजेंटेशन, क्योंकि लिखना तो बुक खोल के ही है, याद तो करके लिखना नहीं है, बस इतना है कि प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव कर सको। तो ये अगर आपके पास कोई स्टेंसिल्स वगैरह रहेगी तो ले जाना एग्जाम में। अगर आप दिमाग में आता है कि मैं कुछ ऐसे इस आंसर को इंप्रूव कर सकता हूं तो यूज करना, टाइम देखते हुए, क्योंकि ये भी एक पेपर है जिसमें टाइम का कंस्ट्रेंट्स बहुत है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको बता दूं, आईबीसी के इलेक्टिव पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, क्योंकि आप सीआर का पेपर देख के आए हो। अब भले आपने, वो कुछ स्टूडेंट्स है जो वो वाला मॉड्यूल नहीं लिया हो, तो आईबीसी इलेक्टिव के अंदर नहीं दिया हो, मतलब वो CR2 नहीं दिया हो तो आईबीसी इलेक्टिव देने गए हो, तो इन दैट केस इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, और जब जहां पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है वहां पे मार्क्स कम मिलते हैं। तो आईबीसी इलेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मार्क्स बहुत अच्छे या बहुत ज्यादा ओपन बुक होने के बाद भी नहीं मिलते। वो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस है कि आपका आंसर ऐसा लगना चाहिए कि एक बहुत अच्छा लीगल ओपिनियन डाला है, तो वो देती है मार्क्स।
अब लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट करना मतलब सोच समझ के, तो इस 14 में से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसके अंदर आपका आंसर सुपर्ब होना चाहिए, ताकि इंस्टीट्यूट या एग्जामिनर की नजर में आए कि वाह वेरी वेल प्रेजेंटेड फैक्ट, या यूं बोलो आपने हर चीज को एनालाइज करवाया, एक एक दो दो लाइन लिया केस में से, फिर एनालाइज करवाया कि इसके अंदर ये बात थी, लॉ ये था, फिर 2 लाइन लिया, फिर ये एनालाइज कर, तो एनालाइज करवाते हुए, इन शॉर्ट कहीं पे भी इस पेपर में आंसर एक पेज में खत्म करने की कोशिश मत करना, अनलेस मार्क्स ही उतने हो, जैसे 4 मार्क का कुछ पूछ लिया हो, चांसेस लीस्ट है 4 मार्क का तो कुछ पूछते नहीं है, 12 या 6 या फिर 10-10 मार्क, तो आपको लिखना बहुत है, ठीक है। ये अभी भी बता रहा हूं, और ये बातें आपके एग्जाम के पहले वाले महीने के आसपास भी आती है कि इस सब्जेक्ट में लिखना बहुत है, एमडीसीएस में भी लिखना बहुत है। क्लियर? चलो अब आते हैं आईबीसी के हिसाब से, तो आईबीसी इलेक्टिव के लिए कुछ नोट्स बना लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। आईबीसी इलेक्टिव के नोट्स, ये सारे नोट्स एक्चुअली सारे केस स्टडीज हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे सब सर्च करके इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी पब्लिश केस स्टडीज हुए थे उनमें से निकाले हैं, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत केस स्टडीज अब मैं ऐड करूंगा, थोड़े बहुत ही ऐड करने पड़ेंगे, और क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी लेटेस्ट में जो देना था दिसंबर तक का वो सब मैं ऐड कर चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट के आसपास शायद इंस्टीट्यूट कुछ और रिलीज करे, तब मैं वो थोड़े बहुत ऐड कर पाऊंगा, या फिर उसका कुछ पीडीएफ वगैरह बना के आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आपको ईज रहे कि अच्छा ये ऐड हुआ है, ये पढ़ के जाना, ये एक्स्ट्रा वगैरह, ठीक है। नाउ इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, आईबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी? क्या लगता है आईबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अननेसेसरी लोड्स को हटा के कंबाइन करना, या और क्या? लेस टाइम कंज्यूमिंग, मेक इट अ फास्ट प्रोसीजर्स, एग्जैक्टली, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। ओके, परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जहां पे उठा था वो केस का नाम था बिनानी इंडस्ट्रीज, बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। 2018 एनसीएलटी का जजमेंट था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इस केस में आईबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्होंने कहा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी of IBC is to rescue a failing but viable business. Is to rescue a failing but a viable business. Resolution plan is for insolvency resolution. See, resolution of corporate debtor as a going concern. Okay.
and the plan should maximize the value of assets of corporate debtor and should promote entrepreneurship, entrepreneurship, availability of credit and balance balance in the interest of all stakeholders. Interest of all stakeholders. And balance in the interest of all stakeholders. Full stop. A resolution plan is not a sale of corporate debtor. Resolution plan is not a sale of corporate debtor. It is not an auction. It is not an auction. Okay, it is not an auction. Comma. It is not recovery. It is not recovery. It is not liquidation. Okay. So whenever there is existence of, whenever there is existence of real dispute, comma, the provisions of IBC cannot be invoked. Okay, और क्लियरली बोल दिया था IBC is not a recovery forum. C is not a recovery forum. क्लियर? तो इसी से एक क्वेश्चन उठ के आता है, क्या IBC रिकवरी फोरम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है? क्योंकि स्टार्टिंग में यही प्रैक्टिस शुरू हो गई थी. अनदर क्वेश्चन जो इसी से उठा कि इज IBC a substitute to recovery forum? What do you think? Is IBC a substitute to recovery forum? Exactly. So ये रिकवरी का मतलब क्या हुआ और IBC में हम कब आते हैं? ठीक है. तो बात तो आप सबकी बराबर है कि अगर कंपनी में इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन नहीं आई है तो फिर वो रिकवरी का बात हो गई. सो देन IBC विल नॉट बी हियर.
लेकिन अगर कंपनी में इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ गई है तब आप आईबीसी को यूज कर सकते हो, बराबर। यही क्वेश्चन उठा था एक केस में जिसका नाम था मोबिलॉक्स इनोवेशंस। मोबिलॉक्स इनोवेशंस वर्सेस कीरूजा सॉफ्टवेयर 2018 एससी, एग्जैक्टली वही डांस वाला वाला एमडीसीएस में भी था। तो उसमें ये क्वेश्चन भी उठा था कि इस आईबीसी रिकवरी फोरम, तो जज ने आंसर दिया था कि व्हेनेवर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ रियल डिस्प्यूट, whenever there is existence of real dispute, insolvency code cannot be invoked okay, full stop. Insolvency code is not a substitute to recovery forum. So ये जजमेंट था कि इंसॉल्वेंसी कोड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू एनी काइंड ऑफ रिकवरी फोरम, बराबर। इसी के बेसिस पे एक और जजमेंट भी फेमस हुआ था, वो था विजय लक्ष्मी एंटरप्राइजेस का। सेम क्वेश्चन में विजय और विजया लक्ष्मी एंटरप्राइजेस वर्सेस मलाबार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 में एनसीएलटी का जजमेंट था। इस केस में उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि proceedings under the code are meant for resolution of insolvency, not for recovery. So proceedings under the code are meant to resolve insolvency, are meant to resolve insolvency issues and not to adjudicate a claim, and not to adjudicate a claim. Okay, so they are meant for resolution of insolvency, not to adjudicate. The adjudication of claims would be before civil court. Okay, would be before civil court. Civil court के सामने जाएगा, वहां पे डिसाइड होगा, not herewith. एक और फेमस कंटेक्स्ट जो यहाँ पे जुड़ता है, एक और फेमस केस जो यहाँ पे जुड़ता है, वो था लक्ष्मीपंत सुराना का। लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टू 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो। ओके, इस कंटेक्स्ट में आप ये भी बता सकते हो, इसमें बोला था कि इंसॉल्वेंसी इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। इंसॉल्वेंसी is a
beneficial legislation intended to put corporate debtor back on its feet, and not merely a recovery legislation. Intention is to protect interest of corporate debtor. ओके वो भी इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आया था और इसी ऑब्जेक्टिव के कंटेक्स्ट में और भी कुछ जजमेंट थे। एक था डंकन इंडस्ट्रीज का, डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एजे एग्रोकेम। 2019 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। एंड एक और था एक्शन इस्पात, एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्याम मेटेलिक्स। 2020 का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। इन दोनों ही जजमेंट में उन्होंने क्लियर किया था कि आईबीसी का प्रियम्बल का पर्पस क्या है। तो एज पर द प्रियम्बल टू द कोड, as per the preamble to the code, comma, the insolvency code is reorganization. The insolvency code is reorganization and insolvency resolution of corporate debtor. Insolvency resolution of corporate debtor. Unless such reorganization is effected in time-bound manner, is effected in time-bound manner, comma, the value of assets, of such person will deplete. Full stop. Therefore, comma, maximization of value of assets, maximization of value of assets of such person so that they are sufficiently so that they are efficiently run as a going concern
as a going concern is another object of insolvency code. Object of insolvency code. Clear? So ये काफी हद तक काफी केसेस डिस्कस किए जो लैंडमार्क थे, नहीं तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक जब जब पूछे जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन किया। हमने लैंडमार्क केसेस जितने भी आए थे सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी के डिस्कस किए थे। क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आईबीसी अपने आप में कंप्लीट कोड है? क्या आईबीसी अपने आप में दूसरे एक्ट के डिसीजंस पे भी डिपेंड करता है या वो अपने आप में ही कंप्लीट कोड है? सुपीरियर है, अपने आप में कंप्लीट है, या उसको दूसरे एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? कंप्लीट कोड। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ उठा था एक इंटरेस्टिंग केस के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, इज आईबीसी अ कंप्लीट कोड in itself, or does decisions of other act do not apply to IBC? So a question of law उठाया था कि is IBC a complete code in itself, and do you think the decisions of other act do not apply to IBC? Clear? ये वाला क्वेश्चन जो उठा था वो उठा था इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस ICICI बैंक। 2018 Supreme Court. So Innovative Industries versus ICICI Bank 2018 Supreme Court, उसमें एक क्वेश्चन उठाया और इस डिस्कशन में एक अच्छा एंगल दिखाया था कि आईबीसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड भी करता है। अच्छा, आईबीसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड करता है, ये कहां लिखा है आईबीसी में? ये आईबीसी में कहां लिखा है? अच्छा चलो, ये एक हो गया सेक्शन 14 का पार्ट। और ये कहां लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग स्टेटेड इन एनी अदर लॉ द कोड और इंसॉल्वेंसी शैल प्रिवेल ओवर द अदर प्रोविजन। 53 तो वो वाटरफॉल अरेंजमेंट हो गया। ये कहां लिखा है? कुछ याद है कहां लिखा है? कहीं पढ़ा तो है। वो पढ़ा था हमने लेसन नंबर 14 में, इंसॉल्वेंसी करके लेसन था, उसी में एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था कि आईबीसी विल बी प्रिवेलिंग ओवर द अदर एक्ट्स, एंड वो लिखा, उसके बाद में एक छोटा सा सेक्शन नंबर लिखा था। चलो सेक्शन नहीं, लेकिन लिखा कहाँ है? कोई कंटेंट कुछ याद है कहाँ लिखा था? नहीं, चलो बताता हूं। ये लिखा था सेक्शन 238। 238 सेक्शन 238 बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग स्टेटेड इन एनी अदर लॉ द कोड विल प्रिवेल एंड सुपरसाइड एनी अदर लॉ। और वही पार्ट आपको एमडीसीएस के केसेस में भी बार बार आ रहा था कि इट विल हैव अ सुपरसेशन इफेक्ट ऑन द अदर लॉ। इसलिए वो टी गार्डन्स वाला केस, ओके, जम्मू एंड कश्मीर वाला केस, उन सब के ऊपर भी सुपरसीडिंग इफेक्ट आया था। सो सेक्शन 238 of IBC provides that the provisions of this code shall have effect
shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained, anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, for the time being in force, or any instrument or any instrument having effect having effect by virtue of law full stop. Supreme Court held that IBC is a consolidating act, is a consolidating act. Full stop. It is complete and exhaustive complete and exhaustive it is complete and exhaustive in matters dealt therewith full stop. Got it? And the code is a parliamentary law, is a parliamentary law. The code is a parliamentary law that is exhaustive on subject matter of insolvency. Got it? So ये लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया हुआ है, यहां तक कि अच्छा आपको मालूम है आईबीसी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से लिस्ट में कवर होता है? कॉन्करेंट लिस्ट. लिस्ट नंबर याद है? लिस्ट नंबर कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3 के अंदर कौन सा लिस्ट नंबर, एंट्री नंबर? एंट्री 9 परफेक्ट है, एंट्री 9 में कवर होता है. ओके, सो वही चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट की. उन्होंने बोला इट इज कवर्ड इन एंट्री 9 of list 3 of schedule 7 of constitution, which reads as चलो बताइए डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखूं? ये पढ़ा है एंट्री 9 में वो जो वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? लिस्ट 3 एंट्री 9 में वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं, कंटेंट लिस्ट में वो क्या लिखा हुआ है हमने पढ़ा है. which reads as bankruptcy and insolvency, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, which reads as bankruptcy and insolvency.
एंड इंसॉल्वेंसी। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था कि कॉन्ट्रेक्ट इंटरेस्ट में ये वर्ड लिखे हुए जिसका मतलब बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। क्लियर? इसी जजमेंट के सपोर्ट में एक और जजमेंट आया था लेटेस्ट जजमेंट में से, वो ये था ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 का केस था, इस बात को सुपर हाईलाइट किया था। उन्होंने ये बोला कि अब जो आईबीसी के प्रोविजंस है ये पर्सनल गारंटर्स को भी लगेंगे, बराबर, पर्सनल गारंटर्स को भी लगेंगे। सो नाउ द provisions of insolvency code is applicable to personal guarantors of corporate debtor as well. So अभी जो आईबीसी के केसेस है पर्सनल गारंटर्स को भी लगेंगे। क्लियर? thus approval of resolution plan does not ipso facto ipso facto का मतलब by its own so does approval of does not ipso facto। अच्छा, एक बार एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो क्या पर्सनल गारंटर की लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो गया कि नहीं? एक कंपनी का एमडी पर्सनल गारंटर था, उसने पर्सनल गारंटी दी थी, अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो क्या पर्सनल गारंटर अब अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो गया कि नहीं हुआ? इतनी सी बात। क्लियर? आपकी बात बराबर है। और वही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इप्सो फैक्टो डज नॉट डिस्चार्ज द पर्सनल गारंटर। does not ipso facto discharge a personal guarantor of a corporate debtor or his or her liabilities under contract of guarantee। जब डेट रीपे हो जाएगा तब हो जाएगी, और श्योरिटी इज डिस्चार्ज व्हेन द डेट इज रीपेड। अग्री हुआ है, हाँ, एक बार वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने वो डेट सेटिस्फाई कर दिया, पर्सनल गारंटर डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि क्रेडिटर ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया ना, बाइंडिंग ऑन द क्रेडिटर है। लेकिन डिस्चार्ज कब होगा? जब उसकी डेट रीपे हो जाए। so she is right for that matter। क्लियर? समझा? ठीक है, फाइन। सो ये केस था। देन